नमस्कार। साइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम, पहाड़ी राज्य और सिख शक्ति का उदय। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। मेंस की बात करूं तो 2018 में 8 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, 120 शब्दों में आपको लिखना था। प्रश्न था 19th सेंचुरी में सिख शक्ति और पहाड़ी राज्यों के संबंध के बारे में आपको बताना था। ठीक है, तो उसी तरह से और अन्य एग्जाम जैसे अलाइड हो गया आपका, एनटी हो गया, एचएस वगैरह के, जहाँ पे आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आप देखते ही होंगे। साथ के साथ यहाँ पे बात करूं तो टॉपिक में हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं। आज स्टार्टिंग से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिख शक्ति का या हिमाचल प्रदेश के साथ जब विभिन्न प्रकार के आप गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं तो उनके रिलेशन पहाड़ी राजाओं के साथ कैसे थे। और दूसरा, जब हम हिमाचल प्रदेश का आधुनिक जो इतिहास पढ़ेंगे वहां पे 19th सेंचुरी के बाद सिखों के कैसे रिलेशन रहे हैं, यहाँ पे वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बात करें कि जैसे मुगल काल आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुगल काल में ही काफी संत, विद्वान, साहित्यकार इत्यादि का जन्म होना शुरू हो गया था। और इसी बीच जो कबीर जी हैं और गुरु नानक देव जी हैं, उनका जन्म भी हुआ था। तो उनका हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे गुरु नानक देव जी को। गुरु नानक देव जी का जो जन्म है, गुरु नानक देव जी, पहला पॉइंट लिखेंगे। गुरु नानक देव जी का जन्म की बात करें तो 1469 में हुआ था। स्थान का नाम था तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था जन्म इनका। और जो सिख धर्म की स्थापना है इन्होंने ही की थी, सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। गुरु नानक देव जी ने काफी क्षेत्रों का भ्रमण किया था। ठीक है, भ्रमण करने का पर्पस इनका यही था कि एक भाईचारे की भावना, शांति, सहयोग एस्टेब्लिश हो। इसीलिए इन्होंने काफी भारत के भी और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र जैसे ज्वालामुखी हो गया, कांगड़ा हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, चंबा, सिरमौर, कहलूर और स्वाथू नामक स्थान से भी इन्होंने विजिट किया था। तो वही स्वाथू में एक आप देखोगे कि इनका गुरुद्वारा भी देखने को मिलता है। स्वाथू में जौहसर नाम का एक गुरुद्वारा, वो गुरु नानक देव जी के लिए डेडिकेटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो हिमाचल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पे पढ़ना, उतना ही इनफ है यहाँ पे जानना इनके बारे में। अगले जो गुरु हैं, 5th गुरु पढ़ेंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि सिखों के 10 गुरु रहे, तो 10 के 10 गुरु हम नहीं पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले गुरु हम डिस्कस करेंगे गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है, ये 5th गुरु रहे हैं, सिखों के 5वें गुरु रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने हरमंदिर साहिब और एक तालाब का निर्माण करना था अमृतसर में, जिसके लिए इन्हें धन की आवश्यकता पड़ी थी। तो धन इतना कहाँ से इकट्ठा किया जाए ये सोच रहे थे गुरु अर्जुन देव जी। तो इनके मन में एक विचार आता है कि ऐसा करते हैं कि पहाड़ी राजाओं से सहायता लेते हैं। तो पहाड़ी राजाओं से सहायता के लिए कुछ लोगों को इन्होंने यहाँ पे भेजा था हिमाचल प्रदेश में। तो कहा जाता है कि भाई कल्याण थे, कल्याण सिंह थे, ठीक है, उनको भेजा गया था यहाँ पे। तो मंडी में एक राजा थे, तो इनसे हेल्प के लिए भाई कल्याणा को भेजा गया था। भाई कल्याण, प्रश्न भी आता है कि किसे भेजा गया था, तो भाई कल्याण आप नाम याद रखेंगे। तो कहा जाता है कि मंडी के राजा और रानी दोनों जो है अमृतसर जाके अर्जुन देव जी से मिले और एक शिष्य बनकर वहां पे अपनी सेवा प्रदान की थी इन्होंने। ठीक है, तो 5वें गुरु के बारे में आप इतना ही पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ से इतना सा प्रश्न बन सकता है आप लोगों के लिए कि हरमंदिर साहिब का निर्माण या एक तालाब का जो निर्माण करना चाहते थे, कौन से गुरु करना चाहते थे? 5वें गुरु करना चाहते थे। और जो पहाड़ी राजाओं से इसके लिए जो धन की आवश्यकता थी, तो वो किस गुरु ने मांगी थी? ठीक है, तो वो 5वें गुरु थे, ये गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अगले गुरु पढ़ेंगे हम 6th गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह जी, ठीक है। इन गुरु ने भी क्या किया कि गुरु नानक देव जी की तरह ही काफी जगह ये गए, काफी जगह को विजिट किया।
और जब ये वापस आ रहे थे अमृतसर की ओर, तब कहलूर के एक राजा थे उस समय, कल्याण चंद। कहलूर के राजा थे उस समय एक कल्याण चंद। तो कल्याण चंद इन्हें बोलते सतलुज और तराई के बीच का एक क्षेत्र भेंट देते हैं। सतलुज और तराई के बीच के एक भूमि का टुकड़ा देते हैं, ठीक है, भूमि का एक टुकड़ा देते हैं। और वहां पे बाद में 1634 है ना, एक इम्पॉर्टेंट डेट है, 1634 में कीर्तपुर कीर्तपुर शहर बसाया जाता है इनके द्वारा, ठीक है, कीर्तपुर शहर बसाया जाता है इनके द्वारा। और गुरु हरगोविंद सिंह जी के अन्य जो आपके मंडी हो, चंबा हो, और आपके अन्य जो यहाँ पे पहाड़ी राजा थे, इनके साथ अच्छे संबंध रहे थे। तो आप 6th गुरु के बारे में भी इतना पढ़ेंगे इसमें। और अगले गुरु पढ़ेंगे हम 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर सिंह। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर सिंह, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आप 9th गुरु के बारे में पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है। 9th गुरु थे ये। इनके एक इम्पॉर्टेंट बात आती है जब हम पढ़ते हैं कि कहलूर में रानी के समक्ष ये शोक प्रकट करने गए थे, है ना। कहलूर में एक रानी थे, उनके समक्ष शोक प्रकट करने गए थे ये। कहलूर में एक राजा हुआ करता था दीपचंद, ठीक है, दीपचंद। तो दीपचंद की ही ये रानी थी। दीपचंद की जो है हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? कांगड़ा के एक राजा थे चंद्रभान चंद। कांगड़ा के एक राजा थे चंद्रभान चंद, इनके द्वारा जो है विष देकर हत्या की जाती थी। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री पढ़ते हो। तो इनके समक्ष तभी जो गुरु तेग बहादुर है रानी के समक्ष शोक प्रकट करने आते हैं। और बाद में जैसे इनको वहां पे कुछ स्थान अच्छे लगते हैं तो रानी से बात करते हैं कि वो यहीं कहीं बसना चाहते हैं। तो रानी ने इन्हें 3 गांव देने गिफ्ट देने चाहे, पर कहा जाता है कि बाद में गुरु ने जो है उसका मूल्य चुका दिया था। और फिर इन्होंने मखोवाल गांव में आपका क्या क्या था, मखोवाल गांव में अपना निवास स्थान बनाया था, जो बाद में फिर आनंदपुर साहिब के नाम से जाना गया, ठीक है। तो 9th गुरु के बारे में आप इतना ही पढ़ेंगे। बाकी आप जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं वहां पे देखते हैं कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब द्वारा इनका सर कलम करने की जो आदेश दिए जाते थे। औरंगजेब सबको पता था एक क्रूर शासक हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। अगले जो गुरु हैं वो है आपके 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। 10वें गुरु पढ़ेंगे हम, गुरु गोविंद सिंह जी। 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। 10वें गुरु थे आपके। और इनका जो जन्म है, जन्म कहा जाता है कि पटना में हुआ था, पटना में हुआ था। जैसे अभी मैंने बताया कि तेग बहादुर जी की जो है आदेश दिए थे औरंगजेब ने कि इनकी जो है हत्या कर दी जाए, है ना। तो चांदनी चौक में कहा जाता है इनकी हत्या कर दी गई थी। तो पटना में तो इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का, पर इनका जो पालन पोषण है फिर आनंदपुर साहिब में होने लगा था। आनंदपुर साहिब में इनका पालन पोषण किया गया। तो जैसे ही बोलते गुरु गोविंद सिंह बालिग होते हैं, बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो जैसे इनसे और राजा वगैरह मिलने की इच्छा प्रकट की, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जो भी राजा मेरे से मिलने आना चाहते हैं तो या तो उपहार में वो हथियार लेके आए कुछ, है ना, जैसे तलवार या घोड़े वगैरह लेके आए, है ना। तो इसी टाइम कहा जाता है कि असम के एक राजा थे, असम के राजा रतन राय, असम के राजा रतन राय। तो ये क्या करते हैं, एक सफेद हाथी लाते हैं, सफेद हाथी, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, प्रसादी, ठीक है। गुरु जी को ये भेंट करते हैं, असम के राजा रतन राय गुरु गोविंद सिंह जी को भेंट करते हैं ये। और बाद में क्या हो रहा होता है यहाँ पे कि जो सफेद हाथी है, इस सफेद हाथी की बहुत सी विशेषताएं कहलूर के राजा भीमचंद को गुरुजी बता देते हैं, ठीक है। बहुत विशेषताएं बताई, अच्छी अच्छी बातें बताई इस सफेद हाथी के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने किसे, राजा भीमचंद को, जो कहलूर का राजा था, ठीक है।
अब राजा भीमचंद को हो गया कि अगर इतना अच्छा हाथी है तो इतनी सारी विशेषताएं हैं तो आप ये हाथी मुझे दे दीजिए। बोलते आपने क्या करना है हाथी से, है ना। और एक पर्पस इनका सफेद हाथी मांगने का आप ये भी पढ़ते हो कि इन्होंने जो है अपने बेटे का विवाह करना था, है ना, बेटे का विवाह करना था जिसका नाम था अजमेर, अजमेर चंद, ठीक है। उनका विवाह करना था किससे, गढ़वाल के एक राजा थे फतेह शाह, फतेह शाह की पुत्री से, है ना। इसलिए भी बोलते इनको सफेद हाथी चाहिए था। पर कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने ये जो सफेद हाथी भीमचंद को देने से मना कर दिया था और जिसके कारण इनमें आपसी कुछ विवाद या मनमुटाव रहने लगे, मतलब रिलेशन में, संबंध में कुछ सही नहीं रहने लगे उसके बाद से। और साथ के साथ क्या हो रहा था कि गुरु गोविंद सिंह के साथ काफी सारे लोग जुड़ने लग गए थे, तो कहा जाता है कि कुछ पठान वगैरह भी बीच में जुड़ने लगे थे, तो पठानों ने यहाँ पे कुछ लूट मार करना बीच में शुरू कर दी थी, तो और संबंध ज्यादा खराब होने लगे थे यहाँ पे। तो तभी क्या किया जाता है कि बाद में फिर एक सिरमौर के जो राजा होते हैं, सिरमौर के राजा होते हैं एक मेदिनी प्रकाश, सिरमौर के एक राजा होते हैं मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश क्या करते हैं, गुरुजी को सिरमौर आने का निमंत्रण देते हैं, है ना। तो जब गुरुजी को सिरमौर आने का निमंत्रण देते तो मैं यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह है ये भी सिरमौर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके थोड़े संबंध ठीक नहीं रह रहे थे। तो मेदिनी प्रकाश ने एक्चुअली बुलाना, ये क्यों बुला रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी को, ये इसीलिए बुला रहे थे क्योंकि इनके खुद के संबंध गढ़वाल के राजा के साथ सही नहीं चले थे। तो कहा जाता है जब गुरु गोविंद सिंह यहाँ सिरमौर आए थे तो मेदिनी प्रकाश और जो गढ़वाल के राजा थे उनके बीच के संबंध को ठीक कर दिया था, मतलब मित्रता करवा दी थी इन्होंने। और जो गुरु गोविंद सिंह है इनको जो है मेदिनी प्रकाश ने पौंटा साहिब में जगह दे दी थी, ठीक है। और यहीं पे बैठ के ये दशम ग्रंथ की जो रचना करी थी आपके गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। और आज आप बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी यहाँ पे देखते हो गुरु गोविंद सिंह जी का। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए यहाँ तक कि विभिन्न गुरुओं के बारे में जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है वो समझी हमने। और थोड़ा सा इसमें हम बात करेंगे, जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री भी पढ़ते हो वहां पे विभिन्न राजाओं का जो वर्णन पढ़ते हो कि कौन कौन राजा रहे हैं, उस वक्त भी एक दो युद्ध पढ़ते हो आप, बघानी साहिब का युद्ध और नादौन का युद्ध। तो यहाँ पे भी हम दो युद्ध का जिक्र करेंगे क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का उनके साथ कुछ रिलेशन लिंक रहे हैं कि किसने किसका साथ दिया था युद्ध में। तो सिरमौर के बाद हम एक युद्ध पढ़ेंगे यहाँ पे, बघानी साहिब का युद्ध, बघानी साहिब का युद्ध, ठीक है। 1686, 18 सितंबर 1686 को ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था ये, ठीक है। पहले ये समझते हैं, कारण भी जान लेंगे, ठीक है। एक साइड को थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी एक साइड को ये थे, ठीक है। दूसरी साइड आपके थे भीमचंद, कहलूर के राजा, कहलूर के राजा भीमचंद, ठीक है जी। और फतेह शाह, फतेह शाह कौन थे, गढ़वाल के राजा, गढ़वाल के राजा, ठीक है। क्योंकि ये किसके समधी थे, भीमचंद के समधी थे ये, है ना, फतेह शाह, क्योंकि इनकी पुत्री से विवाह करवाना था। तो बघानी साहिब का जो युद्ध है, ये जो जगह है, जगह कई बार पूछ ली जाती है, सिरमौर में ही पड़ती है, पौंटा साहिब के आसपास, ठीक है। पौंटा साहिब के आसपास ही सिरमौर में जगह पड़ती है। खासकर जो आपका यमुना और गिरी नदी के बीच का क्षेत्र कहा जाता है ये, ठीक है। रिवर गिरी नदी आपको पता है यमुना की सहायक नदी है, उसके बीच का क्षेत्र कहा जाता है बघानी। इसके जो कारण थे वही, एक तो व्हाइट एलिफेंट का इशू था, है ना, सफेद हाथी का। दूसरा कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि भीमचंद अपनी बेटे की बारात लेके गढ़वाल जाना चाहता था सिरमौर वाले रास्ते होके। तो गुरुजी ने सिरमौर वाले रास्ते होने से रास्ते से बारात ले जाने के लिए इन्हें रोक दिया था। तो ये बात फिर इसको भीमचंद को और बुरी लगी, तो इन्होंने सीधे, फिर गुरुजी को आभास भी हो गया था कि अब तो युद्ध हो सकता है, तो पहले इन्होंने बघानी पे मोर्चा संभाल लिया था, बघानी नामक जगह पे। तो फिर बाद में क्या किया गया कि बघानी में जब ये युद्ध शुरू होता है तो यहाँ पे इस युद्ध में एक हिंडूर के एक राजा पड़ते, हिंडूर जिसका आजकल नालागढ़ भी हम कहते हैं, हिंडूर के राजा थे हरिचंद, है ना, हरिचंद। इनको जो है गुरुजी का तीर लग जाता है, ठीक है। और तीर लगने से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और जिससे सेना इधर उधर तितर बितर हो जाती है, डर जाते हैं सारे, है ना। तो जब
ये तीर लग जाता है तो फिर सेना इधर उधर भाग जाती है, तो फिर भीमचंद आगे युद्ध कंटिन्यू नहीं करता है। तो यहीं पे ये युद्ध समाप्त हो जाता है और इसमें जो विजयी रहते हैं कौन रहते हैं, आपके गुरु गोविंद सिंह जी विजयी रहते हैं। इस तरह से कहा जाता है कि बाद में फिर इस युद्ध के बाद जो भीमचंद है और गुरु गोविंद सिंह जी है, उनके बीच आपसी जो रिलेशन है वो धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो गुरु गोविंद सिंह जी की जो लड़ाई देखी हमने, बघानी साहिब का युद्ध देखा। एक और युद्ध हम देखेंगे, क्योंकि हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पहाड़ी राज्य और सिख शक्ति, ठीक है। तो इसमें एक युद्ध और देखेंगे, नादौन युद्ध हुआ था, एक नादौन युद्ध, ठीक है। नादौन युद्ध के कारण भी जानेंगे अभी, पहले देख लेते हैं कि किस किस के बीच हुआ था ये नादौन युद्ध। नादौन युद्ध में एक साइड तो थे आपके भीमचंद राजा, राजा भीमचंद कहाँ के थे, ये कहलूर के, है ना, कहलूर के राजा भीमचंद थे। और एक साइड के जैसे औरंगजेब के वो सेनापति, ठीक है, नाम था उनका वजीर खान, ठीक है, वजीर खान, हुसैन खान, अली खान, मियाँ खान, और कांगड़ा के राजा, ये इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा के राजा थे कृपाल चंद, या कई जगह इनको कृपाल लिखा होता है ना, कृपाल चंद। और बिजरवाल के राजा थे राजा दयाल, राजा दयाल, ठीक है। एक साइड को ये पूरी टीम थी, एक साइड आपके राजा थे भीमचंद। अब नादौन युद्ध क्यों हुआ था कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब आपको पता है कि मुगलों का शासक था, ठीक है। पहाड़ों में प्रभुत्व किसका था, काफी सारी जगह में मुगलों का था, है ना। तो औरंगजेब उत्तरी भारत को जीतने के बाद थोड़ा सा अपनी दृष्टि फोकस दक्षिण भारत की ओर बना रहे थे। तो यहाँ पे जो टैक्स वगैरह देते थे उत्तर भारत में औरंगजेब को, तो उन कुछ राजाओं ने टैक्स देना बंद कर दिया था, जैसे हिमाचल प्रदेश के भी राजा वगैरह थे, उन्होंने भी टैक्स देना बंद कर दिया था। तो जब ये उत्तर के अपने दक्षिण के अभियान से वापस लौटता है तो देखता है कि भाई राजा लोग तो टैक्स ही नहीं दे रहे। तो फिर औरंगजेब ने बोला कि प्रॉपर टैक्स लो, आप क्यों नहीं टैक्स ले रहे हैं सारे अच्छे से। तो फिर यहाँ पे जो ये फौज बैठी थी औरंगजेब के जो सेनापति थे सारे, तो ये टैक्स लेते हैं। तो ये कांगड़ा का राजा टैक्स दे देता है इनको, कृपाल चंद, है ना। और यहाँ पे जब भीमचंद के पास ये टैक्स मांगने जाते हैं, कर मांगने जाते हैं, तो भीमचंद देने से इनकार कर देता है। जब भीमचंद कर देता है तो मुगल सेना बोलती है युद्ध करो फिर, ठीक है। तब जब युद्ध होना होता है तो भीमचंद मांगते हैं गुरु गोविंद सिंह जी से सहायता, गुरु गोविंद सिंह जी से ये हेल्प मांग लेते हैं राजा भीमचंद। तो कहा भी जाता है कि नादौन युद्ध में गुरु गोविंद सिंह किसकी साइड थे, इन मुगलों की ओर से थे या राजा भीमचंद की ओर से थे। नादौन युद्ध भीमचंद और किसके बीच हुआ था, मुगलों के बीच में हुआ था। और कांगड़ा के राजा कृपाल चंद ने किसका साथ दिया था, मुगलों का साथ दिया था, और गुरु गोविंद सिंह जी ने भीमचंद का साथ दिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो जीतता है फाइनली इस युद्ध में भी कौन जीतते हैं, यहाँ पे भीमचंद, जिनकी सहायता किसने करी थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी, ठीक है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट गुरु पढ़े हमने। फर्स्ट गुरु पढ़े, फिफ्थ गुरु, सिक्स्थ गुरु, नाइन्थ और 10th गुरु, है ना। यही आपको इंपॉर्टेंट जानना है, फर्स्ट गुरु, फिफ्थ गुरु, सिक्स्थ और 9th और 10th गुरु। जब आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यही गुरु विशेष रूप से आपको पढ़ने, इन्हीं से प्रश्न बनाए जाते हैं आप लोगों के लिए। तो जैसे इसमें आप कंसाइज करके अगर समझना चाहें बात को, जैसे आप मान लो एक बार कोई टॉपिक पढ़ लिया तो थोड़ा सा रफ मैप बनाने की कोशिश करें हिमाचल प्रदेश के। जैसे मान लो ये आपका आ गया सिरमौर वाला इलाका, तो सिरमौर में अगर पूछेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी के कंटेम्प्रेरी जो समकालीन शासक यहाँ पे कौन थे, मेदिनी प्रकाश, है ना। कि अगर कई बार ऐसा भी नहीं पूछ सकते, ऐसा पूछ सकते हैं कि सिरमौर के किस राजा ने गुरु गोविंद सिंह जी को बुलाया था। फिर कहलूर के राजा अगर पूछेंगे, कहलूर के राजा, तो कहलूर के राजा का नाम क्या था, भीमचंद था, ठीक है, भीमचंद था। और हिंडूर के किस राजा को क्या लगा था, तीर लगा था, तो उसका नाम क्या था, हरिचंद था, ठीक है, उस राजा का नाम हरिचंद था। इसके बाद जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो मंडी की या कुल्लू की हिस्ट्री पढ़ते हो, तो वहां पे भी आप गुरु गोविंद सिंह जी के जिक्र सुना ही होगा, ठीक है। जैसे कुल्लू में राजा कौन थे तब, राज सिंह। राज सिंह के समय जो गुरु गोविंद सिंह है,
कुल्लू गए थे और यहाँ पे सहायता मांगने गए थे इनसे भी मुगलों के विरुद्ध। जैसे कहा जाता है ना कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कम से कम लगभग 14 बार मुगलों के साथ युद्ध किया हुआ है, ठीक है। तो इनसे जब ये हेल्प मांगने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह राज सिंह से, तो ये उल्टे उनको बंदी बनाने की कोशिश करते थे गुरु गोविंद सिंह जी को, पर जैसे तैसे करके वहां से ये भाग निकलते थे। तो मंडी में एक राजा हुआ करते थे सिद्ध सेन, ठीक है। तो यहाँ मंडी पहुंचते हैं तो सिद्ध सेन इनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, ठीक है, बहुत सेवा करते हैं इनके यहाँ मेहमान की तरह। तो बाद में काफी टाइम यहाँ रहने के बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ से जाने लगते हैं तो इनसे कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी कि हम आपके सेवा भाव से प्रसन्न है, कुछ वरदान चाहते हैं आप तो बोले। तो सिद्ध सेन ने कहा था कि देखिए मंडी पे काफी आक्रमणकारी या लूटमार होती रहती है, मैं चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, तो आप ऐसा वरदान दें। तो कहा जाता है कि 18 दिन तक यहाँ पे यज्ञ भी करवाया गया था इन्हीं सब चीज को रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। और एक जैसे कोर्ट भी पढ़ते आप लोखरा में दिया रहता है कि आप वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जो भी मंडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बोलते भविष्यवाणी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, क्योंकि बाद में बहुत से आक्रमणकारी आए, बहुत से लूटमार हुई। आप हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ते हो। तो यहाँ तक हमने ये सारी चीजें देख ली कि यहाँ पे कौन था समकालीन, मंडी में कौन थे, सिरमौर में कौन थे, कहलूर में कौन थे राजा। अब जैसे हमने लास्ट एक नादौन युद्ध डिस्कस किया कि नादौन युद्ध में क्या हो गई थी, गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद की हार हो गई, सॉरी जीत हो गई थी, और मुगल क्या हो गए थे, मुगल लोग हार गए थे। अब जब मुगल हार रहे थे तो बाद में मुगलों को लगा यार कि मेजर जो रीजन है, बार बार सिख ही क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं बीच में, सिख बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो मुगलों ने बहुत बार कोशिश की कि पहाड़ी क्षेत्रों को लूट लिया जाए सारे, और गुरु गोविंद सिंह जी से भी टैक्स वगैरह मांग लिया जाए, सब कुछ। बोलते अगर टैक्स ना दे तो उनको बंदी बना दो, पकड़ लो। बहुत से मतलब इन्होंने आतंक जैसे मचाने शुरू कर दिए। बहुत बार ये चीजें हुई, पर क्या होने लगा कि बार बार जो है मुगल हार ही रहे थे। तब औरंगजेब को जब ये बार बार खबर पहुंचने लगी कि यार ऐसे कैसे हार रहे हैं बार बार, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब को जब ये खबर पहुंची कि हम मुगल जो है बार बार हार रहे हैं, तो उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने मिर्जा बेग को भेजा, और जब मिर्जा बेग आए तो उन्होंने बहुत से क्षेत्रों को लूटा। यहाँ पे काफी जान माल का नुकसान हुआ, घर गांव वगैरह जला दिए गए बहुत बुरी तरह से। तो पहाड़ी जो राजा वगैरह थे जो गुरुजी के साथ भी थे, तो उन्होंने थोड़ा साथ छोड़ना गुरुजी का शुरू कर दिया था, ठीक है। पर गुरुजी से नहीं घबराए थे, गुरु गोविंद सिंह जी की बात हो रही है, तो नहीं घबराए थे। तो उन्होंने जो है बहुत हिम्मत से युद्ध करते रहे वो। पर जब ये इतना आतंक बढ़ता गया तो बाद में फिर गुरुजी आप देखते हो कि एक खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसका वैसे डिटेल में बहुत इतिहास है, बहुत चीजें आप इसमें पढ़ते हो, पर हम थोड़ा सा यहाँ हिमाचल प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हैं चीजों को। तो खालसा पंथ में क्या कहा जाता है गुरुजी के द्वारा कि बहुत से इसमें क्या होते हैं कि अनुयायी, मतलब 70-80 हजार के करीब लोग इसमें आके मिल जाते हैं सारे, ठीक है। जब ये सारे लोग सैनिक मिल जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा कहा जाता है कि सारे जो है अब धर्म युद्ध में भाग लेने आएंगे, तो बहुत से लोग इनसे मिलते हैं। और ये खालसा पंथ की स्थापना हो कहाँ रही थी, वही आनंदपुर साहिब में हो रही थी, ठीक है। और खालसा पंथ की जब स्थापना आनंदपुर साहिब में होती है तो वहां पे जो कहलूर के राजा वगैरह है, फिर उनको इससे परेशानी होने लगती है, क्योंकि काफी मात्रा में इसमें आके लोग जुड़ रहे थे। काफी मात्रा में जब इसमें आके लोग जब जुड़ रहे थे, तो इतने लोगों के लिए धन सामग्री इत्यादि जैसी जो प्रबंध, मतलब एक पूरा जो सिस्टम है, एक मैनेजमेंट है, वो कर पाना आसान नहीं था यहाँ पे। तो इसी में कुछ लोग थे, इसी जो ये पंथ बनना शुरू हो गया था, बोलते उन्होंने ना यहाँ पे टैक्स वगैरह, भोजन वगैरह प्राप्त करने के लिए लूट मार इत्यादि करना थोड़ी बीच में शुरू कर दी थी, और जिसके कारण वहां पे कहलूर के राजा के साथ संबंध बिगड़ने शुरू हो गए थे फिर से, क्योंकि जो कहलूर के राजा है उसको अपनी प्रजा की चिंता थी। बोलते इनकी वजह से मेरी प्रजा परेशान है, प्रजा सच में दुखी थी, और बोलते इवन इतनी दुखी थी कि वो अपने घर गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे और जंगलों में जाके रहने लगे थे, है ना। तो बाद में क्या होता है कि जैसे गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर से बोलते कुछ टाइम के लिए निर्मो चले जाते थे रहने, निर्मो नामक स्थान पे, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे राजा के साथ संबंध फिर से बिगड़ना शुरू हो गए थे। पर बोलते ये लूट मार जैसी चीज खत्म नहीं हुई थी, ये और बढ़ती जा रही थी।
तो बाद में फिर यहाँ पे क्या सोचते हैं पहाड़ी राजा कि ऐसा कर लेते हैं कि मुगलों से हम सहायता मांग लेते हैं ना, कि क्या पता मुगल हेल्प कर दे। तो मुगलों ने कहा जाता है कि यहाँ पे अटैक किया था निर्मोह पे, पर यहाँ पे मुगल फिर से हार गए थे, यहाँ पे फिर से गुरु गोविंद सिंह जी जीत गए थे। फिर तो इन राजाओं को और समस्या होने लगी, पहाड़ी राजाओं को ही, क्या किया जाए, ये तो पीछे हट ही नहीं रहे हैं, और आतंक वगैरह, लूट मार, कर, टैक्स इत्यादि और ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो फिर फाइनली डिसाइड करते हैं ये कि हम क्या करेंगे कि मुगल के साथ, मुगल प्लस पहाड़ी राजा क्या करते हैं, आनंदपुर साहिब में घेरा डाल देते हैं, है ना, आनंदपुर साहिब में पूरा घेरा डाल देते हैं, क्योंकि पहाड़ी राजा ने भी सोचा था कि इनको तो बाहर निकाल के ही रहेंगे अब, तो प्लस मुगलों के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे घेरा डाल देते हैं पूरा। तो बाद में यहाँ पे ये 1703 के आसपास की बात है, ठीक है। तो जब यहाँ पे घेरा डाल देते हैं ये सारे, चारों ओर से भोजन वगैरह देना बंद हो जाता है पूरी तरह से, आने जाने के रास्ते सारे बंद कर दिए जाते हैं इनके। तो फाइनली फिर गुरुजी ना यहाँ पे किला त्यागने के लिए, इस जगह को त्यागने के लिए, सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक है, तो फिर ये 1704 में इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और 1704 में जैसे कहा जाता है कि गुरुजी जगह को छोड़ने के बाद दक्षिण भारत की ओर चले आते हैं। वहां पे एक नांदेड़ जो जगह है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, वहां पे रहना शुरू कर देते हैं, है ना। और वहां पे इनकी मुलाकात, बोलते हैं, एक जम्मू के जो डोगरा सरदार थे, जम्मू के डोगरा साधु, ठीक है, डोगरा साधु लिखेंगे, डोगरा साधु, ठीक है, जिसका नाम माधो सिंह बैरागी था। जिसका नाम क्या था, माधो सिंह बैरागी, जिसका नाम माधो सिंह बैरागी था। इनसे इनकी मुलाकात होती है, ठीक है। तो माधो सिंह बैरागी को गुरु गोविंद सिंह सारी बातें बताते हैं अपनी, ठीक है, और इनको कहते हैं कि आप उत्तर भारत में जाओ और वहां पे सिख सेना का नेतृत्व करो, है ना, एक लीडरशिप, और बोलते वहां पे जो भी ये समस्याएं हुई है उत्पन्न, उनको समाप्त करो, ठीक है। तो इसका जो नाम है क्या रख देते हैं, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर। तो ये इसका नाम बंदा बहादुर बना देते हैं और बंदा बहादुर नाम से ये उत्तर भारत में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आगे कहानी शुरू होती है किसकी, बंदा बहादुर की, कि बंदा बहादुर का क्या रोल रहा है फिर यहाँ पे। तो जो माधो सिंह बैरागी है, जब बंदो बहादुर बन के कहाँ आता है, उत्तर भारत की ओर आते हैं, तो ये पंजाब वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ये सिख सेना को एकत्रित करना शुरू करते हैं, अपनी बातें बताते हैं कि कैसे गुरु ने इन्हें सारी बातें समझाई है, और सबको मोटिवेट करते हैं, एक तरह से इकट्ठे हो जाते हैं सारे। तो यहाँ पे फिर ये बहुत खूब तरीके से लूट पाट सब कुछ करना फिर यहाँ पे बंदा बहादुर शुरू कर देता है। अब मुगलों को हो गया कि ये कौन आ गया जो इतना आतंक मचा दिया एकदम से यहाँ पे, तो फिर इसका पीछा करना मुगल शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसका पीछा मुगल करना शुरू कर देते हैं, तो कहा जाता है कि 1710 के आसपास जो बंदा बहादुर है, वो जैसे सिरमौर में एक किला पड़ते हो आप, लोहगढ़ किला, है ना, लोहगढ़ किला, इसमें छुप जाता था, लोहगढ़ किले में छुप जाता था, पर मुगल सेना यहाँ तक पीछा करते करते आ जाती थी। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो बंदा बहादुर है लोहगढ़ किले से चला जाता है नाहन, ठीक है। नाहन जैसे उस टाइम किसकी कैपिटल हुआ करती थी, सिरमौर की, और सिरमौर में राजा हुआ करता था भूप प्रकाश, ठीक है। आप जब राजा पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में समझेंगे ये। और लोहगढ़ किले में जब डेरा डालता है कौन, मतलब जब बंदा बहादुर छुप जाता है यहाँ पे लोहगढ़ किले में, मुगल भी आ जाते हैं पीछा करते करते, और बंदा बहादुर जैसे तैसे यहाँ से भी निकलकर नाहन पहुंच जाता है। अब पीछे पीछे मुगल सेना चली होती है। तो यहाँ पे राजा होता है भूप प्रकाश सिरमौर का। तो भूप प्रकाश को मुगल बोलते हैं कि जो पर्सन आया है इसको हमें आप दे दो, है ना, बंदी बना के। तो कहा जाता है यहाँ पे कि जो भूप प्रकाश है इसको बंदा बहादुर को मुगलों को नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता है कि बंदा बहादुर फिर आगे गुप्त एक संदेश देता है कि सारे जो है कहाँ पे मिलेंगे, कीर्तपुर नामक जो कीर्तपुर शहर है वहां पे सभी मिलेंगे, गुप्त रूप से सूचना पहुंचा देते हैं। और कीर्तपुर में जब बंदा बहादुर पहुंचता है फिर बाद में, यहाँ पे ये क्या करता है, बताता है लोगों को कि देखो मुगलों को हराना आसान नहीं है, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि पहाड़ी राज्यों को क्या करना पड़ेगा, अपने अधीन करना पड़ेगा। एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग पावर हमारे पास भी होना जरूरी है, और वो कैसे आएगी, वो पहाड़ी राज्यों को ही अधीन करके आ जाएगी, है ना। तो ऐसे ये कीर्तपुर में बात करते हैं। तो तभी वहां से शुरू कर देते हैं, क्योंकि सबसे दुश्मनी पहले जो थी वो कहलूर के राजा थे। कहलूर के राजा कौन थे यहाँ पे, भीमचंद। तो भीमचंद से इनकी दुश्मनी थी अच्छी खासी, ठीक है, क्योंकि भीमचंद के बारे में बता रखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने अच्छे से। तो ये यहाँ पे क्या कर देते हैं, भीमचंद
जो कहलूर वाले क्षेत्र है बिलासपुर में बहुत तबाही मचा देते हैं बंदा बहादुर, ठीक है। और इस तबाही से डर जाते हैं और मंडी चंबा इत्यादि के और जो राजा थे पहाड़ी राजा वो भी डर जाते हैं और वो भी तैयार हो जाते हैं बंदा बहादुर को क्या देने के लिए, कर टैक्स इत्यादि देने के लिए वो भी तैयार हो जाते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है, तो यहाँ पे मतलब पहाड़ी राज्यों पे काफी टाइम तक क्या रहता है, बंदा बहादुर का एक प्रभुत्व रहता है। पर एक फकरू सिहार, आपने एक नाम सुना होगा, ठीक है, ये भेजते हैं अब्दुस समद खान को, अब्दुस समद खान को, ठीक है, फरुख सियार, ठीक है, एक जो पर्सन है ये किसको भेजते हैं, अब्दुस समद खान को भेजते हैं। और किससे युद्ध करने के लिए, बंदा बहादुर से युद्ध करने के लिए। क्योंकि बंदा बहादुर तो पहाड़ी राज्यों में आराम से बैठा था, बोलते अच्छा युद्ध करना है, बोलते ठीक है युद्ध कर लेते हैं। तो ये नीचे फिर मैदानी भागों में उतरता है युद्ध करने इस अब्दुस समद खान के साथ, ठीक है। तो कहा जाता है कि 1715 में काफी टाइम तक ये 8 माह तक युद्ध करता रहता है बंदा बहादुर, और 1716 में फाइनली इसको बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। और इसकी कहानी बंदा बहादुर वाली यहीं पे खत्म हो जाती है। बंदा बहादुर के बाद कहा जाता है जो सिख हैं वो 12 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे, 12 ग्रुप बन गए थे जिनका नाम मिशल दिया गया था, ठीक है। मिशल्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके इसमें पढ़ने के लिए। तो आपको 12 के 12 मिशल नहीं पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपने कुछ जैसे कन्हैया मिशल, रामगढ़िया मिशल, शुक्रचकिया मिशल के बारे में पढ़ेंगे और उनके हिमाचल प्रदेश के साथ कैसे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली या क्या संबंध रहे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक हमने एक ब्रीफ सा एक कंक्लूजन के तौर पे अगर बात करें अभी तो स्टार्टिंग वाला फेज ही हमने शुरू किया था कि पहाड़ी राज्य और सिख शक्ति। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टार्टिंग में गुरु कैसे आए थे, ठीक है। पहले गुरु पढ़े गुरु नानक देव, फिर हमने अर्जुन देव जी, फिर गुरु हरगोविंद सिंह जी, फिर उसके बाद हमने गुरु तेग बहादुर जी, फिर 10th गुरु पढ़े, 10th गुरु सिख गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। इनके बारे में ही हमने ज्यादा स्टोरी पढ़ी है, यहाँ से ज्यादा ही थोड़ी सी स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पढ़नी थी। तो इसमें हमने गुरु गोविंद सिंह जी का थोड़ा जन्म वगैरह देख लिया कि हाथी वगैरह किसने दिया था। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देखी कि सिरमौर के किस राजा ने बुलाया था इनको, मेदिनी प्रकाश ने बुलाया था, ठीक है। एक बार ये वाला पॉइंट याद रख लेना है। दूसरा फिर हमने इनके 2 इंपॉर्टेंट युद्ध पढ़े, एक बघानी साहिब का युद्ध और एक पढ़ा हमने नादौन का युद्ध, ठीक है, नादौन का युद्ध, ठीक है। बघानी साहिब का युद्ध हमने पढ़ा था 18 सितंबर 1686। जो नादौन युद्ध है, ठीक है, एक विचित्र नाटक करके ऑटोबायोग्राफी है गुरु गोविंद सिंह जी की, उसमें डेट आती है 1691। पर आप जब वेरियस बुक्स पढ़ते हो उसमें अलग अलग डेट है, कुछ में डेट 1687 दे रखी है, कुछ में 1689 दे रखी है, कुछ में 1690 दे रखी है, अलग अलग डेट दे रखी है कि नादौन युद्ध इस टाइम हुआ होगा। पर जब हम ये जो नाटक है एक ऑटोबायोग्राफी में जिनका इस युद्ध का जो वर्णन है उसकी डेट ये आती है। बाकी जैसे आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे उसमें जो आंसर की आई होगी उसके थ्रू आप इसका टिक कर सकते हो अपना आंसर कि नादौन युद्ध। फिर इसमें हमने देखा किस किस के बीच हुए हैं ये, कौन इसमें विजयी रहा है। फिर नादौन युद्ध के बाद हमने देखा कि कैसे मुगल जो सिखों को दोषी मानते थे, फिर जब मुगलों ने सिखों को दोषी मानना शुरू किया तो फिर बाद में हम देखते हैं कि कैसे फिर पहाड़ी राजा सिखों को बुरा मानना यहाँ पे शुरू कर देते हैं, अपने लिए खतरा समझते हैं, अपनी सत्ता के लिए भी था, और जैसे यहाँ पे लूट मार मचाने की जो बात हो रही थी सारी। और बाद में हमने देखा कि फाइनली कैसे जो है गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों के सामने और पहाड़ी राजाओं के सामने सरेंडर कर देते हैं, और सरेंडर करने के बाद ये दक्षिण की ओर चले जाते हैं। और बंदा बहादुर का क्या रोल रहता है वो हमने थोड़ा सा एक ब्रीफ एक रिवीजन के तौर पे समझने की कोशिश की है, ठीक है। जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो अभी नया नया चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आप बार बार चीजें पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तभी आपको याद रह पाएंगी, क्योंकि 1-2 बार पढ़ने से याद नहीं होती है कोई भी चीज। और कोशिश करें कि आप जब पढ़ रहे हो थोड़ा सा मैप डायग्राम या कनेक्ट करके कुछ भी चीजों को याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि एक होता है एक रैंडम सी रीडिंग करना, तो वो दिमाग में लगता है हमें जब हम बुक पढ़ते हैं कि हमें याद हो चुका है, पर एक्चुअल में वो चीजें याद हुई है या नहीं हुई है। अगर आप उसको कह पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं खुद से बिना बुक देखे, तो तभी आपको समझ होगी कि नहीं मुझे ये टॉपिक क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो हमने एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे मिशल्स से स्टार्ट करेंगे, है ना, 19वीं शताब्दी या 19th सेंचुरी के बाद पहाड़ी राज्य और सिखों में क्या रिलेशन रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम
समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।